हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो आज इस वीडियो में हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं सत्ता में लोकतंत्र में जो सत्ता की साझेदारी है, तो उसको इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो चैप्टर है ना, इसमें बस ये चीज़ बताया कि डिफरेंस क्या है समाज में। जो चीज़ होती है विभाजन का आधार जो है धर्म है, जाति है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। और इन सारी जो बातें हैं वो आपको अभी फर्स्ट चैप्टर में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में विभाजन कैसे होता है, विभाजन के तौर तरीके कैसे होते हैं, किस प्रकार जाति हावी होती है राजनीति पर, या फिर राजनीति कैसे हावी होती है जाति पर। तो इस प्रकार जो है बहुत सारे आपने पिछले वीडियोस में पढ़ा है, देखा है उसके बारे में। तो इस वीडियो में आप लोग ये पढ़ेंगे कि धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा क्या होती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो और सारे बच्चों तक पहुँचे और हमारा भी एक ये जो छोटा सा प्लेटफॉर्म है एक बड़े प्लेटफॉर्म बने। ठीक है, और आप लोग को एक हम अच्छा नॉलेज दे सके, आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या पढ़ना है कि धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा। ठीक है, हम लोग आज जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से एक ही वीडियो आप लोग देखते एक ही चैप्टर पढ़ते बोर हो गए होंगे। तो इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा उसको भी। चलिए, हमारे संविधान निर्माताओं को सांप्रदायिकता के इस भयावह चेहरा की परिकल्पना से पहले से थी। देखिए, जो हमारे संविधान की निर्माण कर रहे थे, तो ये जो सांप्रदायिकता नाम की शब्द है, इस चेहरे से मतलब जो संविधान लिखते थे, बनाते थे, उनको ये चीज़ पता था कि हमारे संविधान में ज़रूर ये चीज़ आएगा, ये चीज़ ज़रूर सांप्रदायिकता जो है एक भयावह चेहरा लेकर आएगा, वो लोग जानते थे। अतः भारत में शासन का धर्मनिरपेक्ष मंडल चुना गया और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष बन गया। देखिए, इसके बाद क्या किया गया, जब ये चीज़ हमारे जब संविधान की निर्माण हो रहा था, तब ये चीज़ पता लग गया कि सांप्रदायिकता नाम की चीज़ आएगी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे जब संविधान बना तो उसमें क्या आया कि शासन जो है धर्मनिरपेक्ष मंडल चुना गया उसमें। ठीक है, और हमारे देश को क्या किया गया कि जो धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है, इस चीज़ को घोषित कर दिया गया कि हमारा देश है धर्मनिरपेक्ष है। मतलब यहाँ पे मतलब कोई धर्म का मतलब कोई धर्म बड़ा या छोटा नहीं होगा, जितने भी धर्म हैं वो समान हैं, बराबर हैं, सबका रिस्पेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष एक देश है, याद रखिएगा, भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। उसके बाद देखिए कि हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हेतु अनेक उपबंध किए गए। हमारा जब संविधान का जब निर्माण हुआ था, तो धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना के लिए बहुत सारे बातें थी जो बताई गई। देखिए, पहला, हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। ये चीज़ हम लोगों का एक संविधान का एक बहुत अच्छा बात है, क्या कि यहाँ पर राजकीय धर्म किसी को नहीं माना गया है कि राजकीय मतलब राष्ट्र के स्तर पर किसी धर्म को नहीं माना गया है कि यही हमारा धर्म है। मेन चीज़ हम लोगों ने आगे पढ़ा था चैप्टर में, इसके पहले वाले वीडियोस में, कि भारत के जो लोग होते हैं अपना पहचान किससे देते हैं, भारतीयता से, कि ये भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों से ये बताया गया कि हमारे देश में किसी धर्म को एक राजकीय स्थान नहीं दिया गया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, लेकिन यहाँ पर देखिए श्रीलंका में क्या है, बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा दिया गया है, उसके विपरीत भारत संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। देखिए, श्रीलंका में क्या है, बौद्ध धर्म दिया गया है, और पाकिस्तान में इस्लाम धर्म, इंग्लैंड में ईसाई धर्म को दिया गया है। लेकिन हमारे भारत में क्या है, किसी भी धर्म को क्या राजकीय स्तर पर नहीं माना गया। यहाँ पे जितने भी धर्म हैं उनका सम्मान किया जाता है, रेस्पेक्ट दिया जाता है उनको। यहाँ पे कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं है, सब लोग इक्वल हैं। ठीक है,
उसके बाद देखिए सेकंड टॉपिक है कि संविधान में हर नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई कि अपने विश्वास से वह किसी धर्म को अंगीकार कर सकता है। मतलब संविधान जो हमारा बना उसमें ये चीज़ बताया गया कि हमारे संविधान में ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी धर्म है उसको अपना सकता है, ये चीज़ बताया गया, इस चीज़ की स्वतंत्रता दी गई। हर नागरिक जो है अपने स्वतंत्रता के हिसाब से, अपने विश्वास से वह किसी भी धर्म को अपना सकता है। इस धर्म पर उसे किसी अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक धर्मावलंबियों ने अपने धर्म का पालन करने अथवा शांतिपूर्ण ढंग से विचार करने का अधिकार है। इस हेतु वह शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित कर सकता है। और देखिए हमारे धर्म में क्या है, मतलब हमारे भारत देश में कि कोई भी धर्म जो है मतलब धर्म अपना बदल सकता है, उसका वो अपने धर्म का पालन कर सकता है, शांतिपूर्वक रह सकता है। तो ये कोई ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इस चीज़ की। क्योंकि यहाँ पर भारत में स्वतंत्रता दी गई है। अगर हाँ दूसरी जगह होता, जैसे हम चले जाए श्रीलंका वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो वहाँ पर ऐसे किया जाएगा तो दिक्कत हो सकता है। लेकिन हमारे देश में क्या है कि हम लोग बौद्ध धर्म को नहीं मानते हैं, सारे धर्म को मानते हैं। यहाँ पे बौद्ध धर्म को भी माना जाता है, यहाँ पर ईसाई धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, सबको एक रेस्पेक्ट दिया जाता है। ठीक है। हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक घोषित किया जाता है। कहने का मतलब है कि हमारा जो धर्म है, ठीक है, अगर हमारे संविधान में ये दिया गया है कि अगर कोई भी धर्म है किसी प्रकार का किसी धर्म से रिलेटेड भेदभाव करता है तो ये संविधान में असंवैधानिक घोषित किया गया है। ठीक है। फोर्थ टॉपिक देखिए कि संविधान के अनुसार धार्मिक समुदाय में इतना समानता स्थापित करने के लिए धार्मिक मामलों में भी दखल दिया जा सकता है, यथा छुआछूत की इजाज़त शासन नहीं देता है। हमारे संविधान में ये धार्मिक जो समुदाय होते हैं उसमें समानता दिया गया है कि छुआछूत की जो बात होती है, इजाज़त होती है, इसका शासन नहीं दिया गया है। धर्मनिरपेक्षता केवल विचारधारा ही नहीं है बल्कि संविधान की एक बुनियाद है। धर्मनिरपेक्षता कहने का मतलब है ये सिर्फ एक विचार से नहीं होता है कि हम विचार दे दिए तो हो गया, नहीं, ये हमारे संविधान का एक बुनियाद है। जबकि सांप्रदायिकता भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है। लेकिन सांप्रदायिकता क्या है कि हमारा जो अवधारणा है क्या चीज़ का कि हमारा जो भारत है धर्मनिरपेक्ष है, तो इस चीज़ को ये चुनौती देती है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि लैंगिक मसले और राजनीति में क्या अंतर होते हैं। तो देखिए लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप है। जो लैंगिक असमानता होती है सामाजिक में क्या करती है, असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप है। यद्यपि लैंगिक असमानता सामाजिक संरचना के हर क्षेत्र में दिखाई पड़ता है, परंतु राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। यहाँ हम स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट की ओर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी छवियाँ और तयशुदा सामाजिक भूमिका के बारे में भी विवेचना करेंगे। ठीक है। कहने का मतलब कह रहा है कि हमेशा हर क्षेत्र में हम देखें तो वहाँ पर लैंगिक मसले देखी जाती हैं, ये चीज़ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट की ओर ध्यान नहीं देंगे, हम इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि जो प्रचलित रूढ़िवादी छवियाँ हैं वो समाज में किस प्रकार से भूमिका निभाती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए लैंगिक विभेद पर आधारित सामाजिक विभाजन सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों की स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। लड़के और लड़कियां के पालन पोषण के क्रम में ही परिवार में यह भावना जो है घर कर जाती है कि भविष्य में लड़कियों की मुख्य जिम्मेवारी गृहस्थी चलाने, बच्चों का पालन पोषण तक ही सीमित होती है और इस पुष्टि श्रम में लैंगिक विभाजन से हो जाती है। यह प्रवृत्ति कमोवेश सभी परिवारों में देखा जाता है। महिलाओं का कार्य क्षेत्र घर के अंदर तक ही सीमित रहता है। उनका काम खाना बनाना, कपड़ा साफ करना, सिलाई, फराई, उसके बाद है बच्चों का पालन पोषण करना आदि। और इनका जो इनका आधार कोई जैविक नहीं है। पुरुष भी इन कार्यों को भली भांति कर सकते हैं, परंतु पुरुष वर्ग के दिमाग में यह विचारधारा घर बना चुका है कि औरतों का जन्म इस कार्य के लिए करने के लिए हुआ है। नहीं,
सुनिए, अब इन सारी बातों का बात सुनिए आप, ठीक है। अब ये सारी बातें पहले थी, पहले ये सारी चीज़ें थीं, अभी भी है, बहुत सारे घरों में अभी भी है कि लड़कियों को कहा जाता है कि एक सीमित रहने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल क्या फ़र्क है लड़का और लड़की में? कोई फ़र्क नहीं है। पहले क्या होता था कि लड़की और लड़कियों का जो पालन पोषण किया जाता था, तो जब लड़की का जन्म होता था उसी समय से ये चीज़ एक भावना बन जाती थी घर में कि जो लड़कियां हैं उनका मुख्य जिम्मेवारी क्या है, गृहस्थी चलाने के लिए, बच्चों का पालन पोषण तक ही सीमित रहेगा। तो ये एक प्रकार का देखें तो हम लोग को क्या करती हैं, लैंगिक विभाजन एक बन जाती हैं, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर बन जाती हैं। और ये प्रवृत्ति जो है सभी परिवारों में देखा जाता है कि जो महिलाओं का कार्य क्षेत्र होता है वो सिर्फ घर के अंदर होता है, लेकिन अब ऐसा चीज़ नहीं है। लड़कियां हर चीज़ में आगे जा रही हैं और जाएंगी भी, ज़रूर जाएंगी। और लड़के भी, ऐसा नहीं है कि लड़के भी नहीं कर रहे हैं, लड़के और लड़की दोनों का आज इक्वल माना जाता है, ठीक है। तो पहले था कि लड़की घर में ही रहेगी, सीमित रहेगा काम, लेकिन अब ऐसा नहीं देखा जाता है, ठीक है। अब ज़्यादातर पहले पुरुष लोग सोचते थे कि हम घर का काम करेंगे और लड़की बाहर जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है भाई? आप कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले था ऐसा भेदभाव, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप लोग भी ऐसा नहीं करेंगे, जो काम है अपना अपना करेंगे। और ऐसा नहीं है लड़का और लड़की में फ़र्क है, जो भी काम है आप इंसान के नाते तो कर ही सकते हैं ना। चलिए, उसके बाद देखिए कि विचारधारा बन चुका था। कहने का मतलब है कि जो पुरुष लोग होते हैं उनके अंदर ये विचारधारा पहले से ही घर परिवार के लोग बना देते हैं कि जो औरत होती हैं वो घर के काम के लिए बनी है, लेकिन जो पुरुष होते हैं वो बाहर के काम करेंगे, घर के काम नहीं करेंगे। तो ये एक गलत चीज़ है। परंतु काम के इस प्रकृति के लिए जहाँ पैसा चुकाया जाता है वहाँ मर्द खुशी खुशी इस कार्य को करते हैं। ऐसा कार्य करने में वो अपने को ही नहीं समझते हैं। अगर वही मर्द घर के अंदर क्या है, बर्तन साफ करे, खाना बनाए, सिलाई फराई करे, तो उसे लोग स्त्रीणी की संख्या देते हैं। कहने का मतलब है कि अगर वही मर्द क्या करता है कि अगर घर में काम करता है तो उसको एक स्त्री के रूप में देखा जाता है, इसकी संज्ञा लोग देने लगते हैं। समाज में उन पर छीटा कसी जो होता है ना, एक ताना कसी रूप का दिया जाने लगता है। हम यह भी देखते हैं कि होटल में खाना बनाने वाले अधिकांश पुरुष ही हैं। उसी प्रकार महिला पुरुषों की तरह घर की आवश्यकताओं के लिए बाहर से पानी भी लाती हैं, जलावन भी चुनकर इकट्ठा करती हैं तथा खेतों में कार्य करती हैं। सही बात है कि कई बार ऐसा देखा गया, आप लोग देखते ही होंगे होटल में कि जो पुरुष होते हैं खाना बनाते हैं, उसी प्रकार महिलाएं जो हैं घर में अगर पानी वानी नहीं आता है तो वो बाहर जाके पानी लाती हैं। जलावन, गाँव में देखिएगा जाके तो जलावन इकट्ठा करके लाती हैं, खेतों में काम करती हैं। और हालांकि इसके लिए उसे कीमत नहीं दिया जाता है, फिर भी स्त्रियां किसी माध्यम परिवार से घरेलू कार्य करती हैं तो उसे कीमत दिया जाता है। मध्य वर्गीय परिवार की महिलाएं दफ्तर जाती हैं, और यहाँ महिलाओं के बारे में एक सच्चाई तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू कार्य के अतिरिक्त अपनी अकेडमी के लिए जो अतिरिक्त कार्य करती हैं तो उसके ऐसे कार्य को ज़्यादा मूल्यवान नहीं समझा जाता है, उन्हें दिन रात काम करने का भी एक श्रेय नहीं मिलता है। हाँ, ये बात सही है। देखिए, एक महिला जो होती है वो बाहर भी काम करती है और घर में भी काम करती है, हर चीज़ करती है। घर में काम करेगी तो उसको पैसा नहीं दिया जाएगा। क्या वो पेमेंट लेती है? आपकी माँ आपके घर पे काम करती है तो पेमेंट लेती है? नहीं लेती हैं। वो खुशी खुशी उनका काम होता है वो कर देती हैं। लेकिन बाहर में भी काम करती हैं, वो घर में भी काम करती हैं, लेकिन वहीं पे पुरुष बाहर काम करते हैं, फिर घर पे आते हैं तो वो सारी चीज़ें संभाल नहीं पाते हैं। तो ये सारी डिफरेंस जो होती हैं ना, ये मतलब माना जाता है कि औरत जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और है भी ये बात। लेकिन पुराने ज़माने में इस चीज़ को दबाया गया था, लेकिन अब जो है सरकार जो है इसको दबा नहीं रही है, बाहर निकाल रही है। तो जो औरतें हैं जिनके पास नॉलेज है, जो पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो वो भी आज निकल के कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं। आजकल की बेटियाँ, भारत की बेटियाँ, ठीक है। चलिए,
तो देखिए उसके बाद क्या बता रहा है कि फिर भी आधुनिक दौर में महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। सही बात है, भारत कृषि प्रधान है, यहाँ लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत जो है कृषि है। अंग्रेजी में फार्मर या हिंदी में किसान शब्द का उच्चारण करने पर लोगों की सोच में पुरुष का चेहरा ही उभरता है। शब्दों की रचना करने से लेकर नीति निर्माताओं तक ने कृषि से जुड़ी क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं का योगदान को कमतर आंका गया है। मतलब कृषि के क्षेत्र में देखो तो पुरुषों का ही एक चेहरा उभरता है, औरतों का कम। जबकि सच्चाई यह है कि आज कृषि की स्त्रीकरण हो रहा है। 1991 और 2000 जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि इन बीते दशक में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की संख्या वृद्धि हुई है। इन बातों की पुष्टि के लिए निम्नलिखित आंकड़े जो हैं बताए गए हैं। देखिए, कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी 40% है। आज की तारीख में कुल पुरुष कामगारों में 53% पुरुष और महिलाओं कामगारों में 75% महिलाएं क्षेत्र में हैं। ग्रामीण महिला जो होती हैं कामगारों में 85% महिला कृषि से जुड़ी विभिन्न काम करती हैं। इस तरह हम पाते हैं कि भारत के मुख्य आर्थिक क्षेत्र में कृषि में महिलाओं की भागीदारी कुछ कम नहीं है, परंतु विडंबना यह है कि कृषि क्षेत्र में संलग्न महिलाओं को पुरुष के बराबर मेहनता नहीं दिया जाता है। समाज में उनके प्रति नज़रिया में बदलाव नहीं आया है। इस तरह के शोषण के विरुद्ध महिलाओं को आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। महिला प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के बराबर दर्जा प्राप्त करने हेतु गोलबंद होना शुरू है। महिला आंदोलन इसी कड़ी का एक सिलसिला है। कहने का मतलब है कि देखिए आजकल क्या है कि कृषि के क्षेत्र में जो है महिलाएं आगे निकल रही हैं हर फील्ड में देखें तो, लेकिन आज भी उनको मतलब थोड़ा सा दबाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अब आगे निकल रही हैं। ठीक है, ये चीज़ उतना ज़्यादा अब नहीं रहा है। महिलाएं जो है अब आवाज़ उठा रही हैं, हर चीज़ में आगे निकल रही हैं। वास्तव में सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में जीवन के विभिन्न क्षेत्र में पुरुष के कब्जे हैं। यद्यपि मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य है। हम देखें तो राजनीति में, सही बात है, राजनीति में आज बहुत कम महिलाएं देखी जाती हैं। पहले सिर्फ पुरुष वर्ग ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। पहले देखा जाता था कि जो पुरुष हैं उनको ही राजनीति में भाग लिया जाता था। जो पुरुष होते हैं उनको मतलब उन्हीं को वोट देने का अधिकार था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इन सारी चीज़ों में पीछे थी। तो आज धीरे धीरे उभर रही हैं। धीरे धीरे राजनीति के मुद्दे और महिलाओं को सार्वजनिक अवसर प्राप्त होने लगा है। अब तो बहुत ज़्यादा प्राप्त हो गया है सब चीज़ में। सर्वप्रथम इंग्लैंड में सन 1918 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग, क्योंकि पूछता है कि सबसे पहले कहाँ पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो इंग्लैंड में कब दिया गया? 1918 में। ये क्वेश्चन पूछता है, आप लोग इसको टिक लगा लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे महिलाओं के वोट का अधिकार अन्य लोकतांत्रिक देशों को प्राप्त होने लगा। वास्तव में लैंगिक विभाजन की राजकीय अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीति गोलबंद ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है। आज हम सब जो हैं सभी क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थिति देखते हैं। आज महिलाएं वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में दिखाई पड़ती हैं। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। भारत में तस्वीर अभी भी उतना संतोषजनक नहीं है। हमारा समाज अभी भी प्रीत प्रधान है। औरतों के साथ कई तरह के भेदभाव हैं। इस बात का संकेत निम्न तथ्यों से मिलता है। मतलब आज देखिए भारत में तो पहले था थोड़ा बहुत, लेकिन आज बहुत ज़्यादा महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और महिलाएं जो हैं आज डॉक्टर, इंजीनियर क्या से क्या बन रही हैं। ठीक है, तो आप लोग भी पढ़ाई कीजिए अच्छे से, तब न बनिएगा। चलिए, और आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर बनिएगा, और जिस दिन आप लोग बन के आएंगे ना तो हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। चलिए, बिहार के टॉपर बने ना तो हम आपसे मिलेंगे। चलिए,
महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुष में 76% है। ठीक है। यद्यपि स्कूल शिक्षा में कई जगह लड़कियां अव्वल आ रही हैं, फिर भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों का प्रतिशत बहुत कम है। इस संदर्भ के लिए माता पिता के नज़रियों में भी फर्क है। माता पिता की मानसिकता बेटों पर अधिक खर्च करने की होती है, यही कारण है उच्च शिक्षा में लड़कियां की संख्या सीमित है। देखिए, आज भी देखा जाता है कि जो साक्षरता का दर जो है भारत में वो 54% है महिलाओं की, और 76 किसकी है, तो पुरुषों की। लेकिन स्कूलों में क्या होता है कि आज जो लड़कियां हैं तो वो अव्वल आ रही हैं, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने पे देखा जाए तो लड़कियां बहुत कम हैं। और ये संदर्भ किसके में जाता है, माता पिता जो हैं उनका नज़रिया बदल जाता है। उनका नज़रिया होता है कि बेटे पर अधिक खर्च और बेटियों पे कम, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आजकल बहुत कम माता पिता हैं जो ऐसा सोचते हैं। आजकल तो हर चीज़ में लड़कियों को भी दिया जा रहा है बराबर। ठीक है। चलिए, शिक्षा में लड़कियों के इसी पिछड़ेपन के कारण आज भी जो है तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या कम है। हाँ, आज भी थोड़ा बहुत भेदभाव है इस चीज़ को लेकर। यद्यपि एक सर्वेक्षण के अनुसार एक औरत औसतन रोजाना 7.5 घंटे से ज़्यादा काम करती है, जबकि एक मर्द औसतन रोज़ 6 घंटे काम करते हैं। देखिए, महिलाओं का जो काम करने की क्षमता होती है वो 7.5 घंटा होती है, जबकि एक पुरुष का जो काम करने का होता है वो 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। ठीक है। फिर भी पुरुषों के द्वारा काम किया गया ही ज़्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि उससे आमदनी होती है। हालांकि औरतें भी डेढ़ साढ़े ऐसे काम करती हैं जिनके प्रत्यक्ष रूप में आमदनी होती है, लेकिन इनका ज़्यादातर काम घर के 4 दीवारी के अंदर होता है। इसके लिए उन्हें पैसा नहीं मिलते हैं। औरतों के काम जो है नहीं दिखाई पड़ते हैं। देखिएगा, कुछ औरतें जो होती हैं घर में भी काम करती हैं, वो दिन भर काम करते रहेंगी, और जो पुरुष होते हैं बाहर काम करेंगे और आएंगे फिर तो कहेंगे क्या कर रही थी, क्या ये ऐसे होता था पहले, लेकिन अब नहीं होता है ज़्यादा। ठीक है। चलिए, लैंगिक पूर्वाग्रह का काला पक्ष बड़ा दुखदाई है। ठीक है। जब भारत के अनेक हिस्से में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है, लड़की को जन्म लेने से पहले हत्या कर देने की प्रवृत्ति इसकी मानसिकता प्रमाण है। ये चीज़ है। तो देखिए, ये चीज़ पढ़ने का अभी आप लोग का बस एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है कि महिलाओं का जो राजनीति में भागीदारी है वो कम है, तो इसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। 22 मिनट का वीडियो हो गया है, चलिए देख लेते हैं 2 मिनट में। औरतों के प्रति समाज के इस घटिया नज़रिए के कारण ही आंदोलन की शुरुआत होने लगी। महिला आंदोलन की मुख्य मांगों में सत्ता में भागीदारी की मांग सर्वोपरि रही है। औरतों ने सोचना शुरू कर दिया कि जब तक औरतों की सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं होगा। फलतः राजनीति गलियारों में इस बात पर बहस छिड़ गई है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने का उत्तम तरीका होगा कि चुने हुए प्रतिनिधि की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। यद्यपि भारत के लोकसभा में महिलाओं की प्रतिनिधि 59 हो गई है, फिर भी इसका प्रतिशत 11% से नीचे ही है। विकसित देशों में विधायिका महिला प्रतिनिधि की संख्या संतोषजनक नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन में 19.3% प्रतिनिधि है, तो संयुक्त राज्य में देखा 16% है। इसी प्रकार इटली में आज के समय में महिलाओं की प्रतिशत जो है 16.1 है। तो आयरलैंड में हम देखें तो इनका प्रतिशत कितना है, तो 16.2। फ्रांस में विकसित देशों में देखें तो वहाँ पर 13.2, और पश्चिम देशों में देखें तो 70% वैसे परिवार आते हैं जिसका पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति है। पिछले लोकसभा चुनाव में 40% महिलाओं की भागीदारी होती थी। ठीक है। 15वीं लोकसभा चुनाव में क्या किया गया है कि मतदाताओं में, ठीक है, 15वीं लोकसभा चुनाव में मतदाताओं का अपराधियों को नकार दिया गया है। कहने का मतलब है कि जो
बाद में क्या हुआ कि राजनीति में भागीदारी लेने के लिए जो है महिलाओं ने आंदोलन किया था, ठीक है। तो बहुत सारे देशों में देखा गया कि अलग अलग बहुत ज़्यादा वहाँ पर मतलब लोग महिलाओं की भागीदारी है, लेकिन यहाँ पर कम है भारत में। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आंदोलन शुरू किया, तो धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ा। और यहाँ पर है कि आज भी आम परिवार में महिलाओं को सांसद बनाने का अवसर क्षीण है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना लोकतंत्र के लिए सुलभ है। विक्टर ह्यूगो ने संदर्भ में लिखा एक जो कवि हैं, उन्होंने एक कविता लिखा है कि पुरुषों के पास दृष्टि होता है और स्त्रियों के पास अंतर्दृष्टि, इसीलिए वे चीज़ों को अपेक्षाकृत अधिक दूर तक देख सकती हैं। कहने का मतलब है कि पुरुषों के पास दृष्टि होता है, लेकिन स्त्रियों के पास क्या होता है, अंतर्दृष्टि होता है, और इसीलिए वो अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा दूर तक वो देख सकती हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और अगली वीडियो में ये सारे जितने क्वेश्चन हैं हम आपको बता देंगे, वीडियो बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, और इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।